यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का थर्ड पेपर के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। जूलॉजी का थर्ड पेपर है आपका इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा तंत्र, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, इस पेपर में फर्स्ट यूनिट हमारी हो चुकी है प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर। प्रतिरक्षा तंत्र में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रतिरक्षा तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कि क्या करता है, जंतु के शरीर के अंदर एक सुरक्षा माध्यम उत्पन्न करता है। एक ऐसा तंत्र है ये जो कि क्या करता है, बाहरी तत्वों से जीव के शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, कवक होते हैं, एल्गी फंगाई, ठीक है, जो कि क्या है, रोग कारक है, जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ऐसे तत्वों से शरीर के अंदर कुछ एक ऐसा तंत्र पाया जाता है जो कि इन तत्वों, हानिकारक तत्वों से शरीर को सुरक्षा करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो ऐसे तंत्र को हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, उसकी स्टडी की गई थी, इम्यूनोलॉजी कहलाती है उसकी अध्ययन को। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं। आज जो सेकंड यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर है आपकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी में हम किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे इम्यूनोलॉजी था, इम्यूनोलॉजी में हमने क्या करा था, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। एक ऐसा तंत्र जो भी शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है हानिकारक तत्वों से। ठीक है, अब दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्ड आइज के द्वारा जिनको नहीं देखा जा सकता डायरेक्टली, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, डायरेक्टली आप मुझे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ तत्व, कुछ प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनको हम डायरेक्टली नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए आवश्यकता होती है सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव इनकी जो आमाप है शरीर की, इनका जो साइज है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। ठीक है, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनकी जो शरीर की संरचना है वो सूक्ष्म आकार की होती है। इनको हम सामान्य नग्न आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, तो ऐसे जीवों के अध्ययन को ही, ऐसे जीवों का अध्ययन किया जा रहा है और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत या माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। माइक्रोबायोलॉजी is a branch of science in which study about the microorganism like bacteria, virus, clear, etc. ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव विज्ञान जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि जीवाणु है, विषाणु है। ठीक है, कुछ फंगस, एल्गी बोतल में आ जाते हैं अपने। ठीक है, तो ऐसे जीवों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए एक अलग से विज्ञान की शाखा बनाई हुई है, उसे कहते हैं जीव विज्ञान की सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, तो इस सूक्ष्म जीव विज्ञान में माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए सामान्य बातें करें अगर माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है ऐसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, विषाणु,
आदि। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब देखिए इस जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसके अध्ययन में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने कार्य किए हैं। ठीक है, कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट करे हैं और उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा सूक्ष्म जीव विज्ञान में बताया है कि कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से बात करें तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, नाम सुना होगा आपने, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा था, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करा था। ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करा था और इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करा उस सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, सूक्ष्म जीवों को देखा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को देखा इन्होंने सबसे पहले। दांतों के ऊपर खुरचन होती है। ठीक है, तो उस खुरचन को इन्होंने निकाला और जो अपनी स्लाइड होती है उसके ऊपर रखा और उसको देखा माइक्रोस्कोपी के नीचे, सूक्ष्मदर्शी के नीचे, तो इन्हें कुछ सूक्ष्मजीव दिखाई दिए। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बताया, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया कि प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिन्हें नग्न आंखों से हम देख नहीं पाते क्योंकि उनके शरीर की जो आकारिकी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। ठीक है, तो इस तरह से एक विज्ञान की नई शाखा का विकास हुआ जिसे कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनका योगदान रहा है सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में, क्योंकि इनके आविष्कार से जो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार इन्होंने करा था उसी का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले देखा गया और हमारे सामने ये बात निकल के आई कि प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनको नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब ये आविष्कार करा तो उस टाइम पर क्या है, दुनिया में एकदम से क्रांति सी आ गई। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, और एक नई शाखा का निर्माण हुआ सूक्ष्म जीव विज्ञान का। उसके पश्चात जो थे, जो मनुष्य था, उसको ये पता चला कि प्रकृति के अंदर कुछ और तरह के सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी जानना चाहिए। और जो और वैज्ञानिक थे इनके टाइम पर, ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के समय पर जो और अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपने कार्य करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान निभाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्टार्ट करा था सूक्ष्म जीव विज्ञान को सबसे पहले। उसके पश्चात और जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, जैसे कि जो एरिस्टोटल है उनका भी रोल रहा है। ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो गए और एक वैज्ञानिक थे लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर का भी सूक्ष्म जीव विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, देखिए जब ये पता चल गया कि सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब कि सूक्ष्म जीव भी है प्रकृति के अंदर और उनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फिर मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा आई कि जो ये सूक्ष्म जीव है ये किस तरह से प्रजनन करते हैं, किस तरह से इनका पोषण होता है, किस तरह से ये लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, किस तरह से इनके अंदर गमन होता है, किस तरह से इनकी संरचनात्मक इनकी शारीरिक जो संगठन है वो किस तरह का है, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीजें, क्योंकि मनुष्य क्या है, जिज्ञासु प्राणी है। ठीक है, जब वो एक चीज को खोज लेता है तो उसी के क्षेत्र में और चीजों को जानने की वो जिज्ञासा रखता है। ठीक है, तो जब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये बता दिया था कि प्रकृति के अंदर सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, तो मनुष्यों के मन में जो और वैज्ञानिक थे उस समय पर, तो उनके मन में ये जिज्ञासा आई कि और अधिक जाना जाए इस क्षेत्र के बारे में। तो उन्होंने अपने अपने प्रयोग करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकृति के अंदर जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो क्या होती है, स्वतः होती है, अपने आप हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से एक सिद्धांत दिया, स्वतः जनन सिद्धांत। ठीक है, स्वतः जनन सिद्धांत, इसका स्पॉन्टेनियस जनरेशन,
स्वतः जन्म सिद्धांत है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्वतः जन्म सिद्धांत स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर स्वतः जन्म सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो जीवों का निर्माण होता है वो क्या होता है, स्वतः होता है। जो मृत पदार्थ होता है अकार्बनिक कार्बनिक, ठीक है, जैसे कि मिट्टी सॉइल की बात करें तो ये मिट्टी क्या है, मृत पदार्थ है। इस मृत पदार्थ डेड एलिमेंट से लाइव एलिमेंट्स का फॉर्मेशन स्वतः अपने आप हो जाता है प्रकृति के अंदर। इस सिद्धांत के अनुसार और इस सिद्धांत के फेवर में, इस सिद्धांत के फेवर में अरिस्टोटल थे, वो भी मानते थे कि प्रकृति के अंदर जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो स्वतः हो जाती है, निर्जीव पदार्थों से स्वतः अपने आप हो जाती है। जैसे कि वैज्ञानिकों ने देखा था जो कीचड़ होता है, कीचड़ से जो सूक्ष्म कीट होता है, जीवाणु होते हैं, वो स्वतः अपने आप हो जाता है। बरसात के समय पर जब कीचड़ बन जाती है तो उससे कीचड़ से जो अर्थवर्म होता है, केंचुए होते हैं, अन्य प्रकार के जो कीट होते हैं वो स्वतः अपने आप पैदा हो जाते हैं। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अपनी थ्योरी दी थी स्वतः जनन सिद्धांत के नाम से। ठीक है, स्वतः जनन सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिक थे स्वतः जनन सिद्धांत के खिलाफ थे, ठीक है, इसके अपोजिट थे। ठीक है, और उन्होंने अपना कुछ अलग सिद्धांत दिया, जैसे कि लुईस पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने एक सिद्धांत, अपना एक एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको आपने पढ़ा भी होगा लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी होगा पिछले क्लासों में। उन्होंने क्या करा था, लुईस पाश्चर ने एक फ्लास्क लिया था, जैसे कि ये कोई फ्लास्क हो गया, ठीक है, ये कांच का फ्लास्क है, ये लुईस पाश्चर ने लिया और इसके अंदर क्या रखा, कोई भी पोषक तत्व रखा, या फिर इसके अंदर शक्कर का घोल रख दिया। ठीक है, इसके अंदर शक्कर का घोल रख दिया, शुगर सॉल्यूशन रख दिया इसके अंदर, और इसको ओपन खुला छोड़ा ऐसे। ठीक है, खुला छोड़ने के बाद में कुछ समय पश्चात जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीव थे, वो उत्पन्न हो गए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो उत्पन्न हो जाते हैं, सूक्ष्म कीट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट और करा उन्होंने, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, एक अन्य प्रकार का जो बीकर था वो लिया। ठीक है, इस तरह का कोई फ्लास्क था, ये फ्लास्क लिया इस तरह का। ठीक है, ये फ्लास्क लिया इस तरह का, ये इसका मुख है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्या करा, यहां पर मीट का पीस रख दिया। क्या रख दिया, मीट का पीस रख दिया। क्लियर है, मीट का पीस रख दिया यहाँ पे। अब देखिए मांस का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। ठीक है, अब देखिए इसको खुला रखा। ठीक है, इस बीकर को खुला रखा, या फिर यहाँ पे लगा लीजिए मांस के टुकड़े को। ठीक है, यहाँ पर भी रख दिया कुछ। अब जो एयर थी वो क्या है, एक कंडीशन तो ऐसी थी, एक सिचुएशन तो ऐसी थी, जो एयर थी बाहर से वो अंदर प्रवेश कर सकती थी। जब ये इसका जो माउथ है, मुख है, वो खुला हुआ था। ठीक है, तो जो बाहरी हवा थी वो इसके अंदर प्रवेश कर जाती थी, और कुछ समय पश्चात जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने क्या देखा कि ये मांस के टुकड़े हैं, इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जो जीव है वो उत्पन्न हो गए। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जो कीट थे वो इनके ऊपर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रयोग को जब उन्होंने किस तरह से करा, इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसको कॉर्क लगाकर बंद कर दिया, बाहरी हवा इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो कुछ समय पश्चात जब देखा उन्होंने, तो जो ये मांस के टुकड़े थे, जो पीस ऑफ मीट था,
ये क्या था, एकदम फ्रेश था, ठीक है, ताजा बने रहे, इनके ऊपर किसी भी तरह के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति उन्होंने नहीं देखी, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति के अंदर जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो स्वतः अपने आप नहीं होती। अगर स्वतः अपने आप होती तो इन मांस के टुकड़ों के ऊपर सेकंड सिचुएशन में, ठीक है, सेकंड जो परिस्थिति थी कौन सी, जब इन्होंने इसको बंद कर दिया कॉर्क से, ठीक है, उस समय पर भी इनके ऊपर सूक्ष्म कीटों की उत्पत्ति होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, केवल फर्स्ट सिचुएशन में जो पहला वातावरण उपलब्ध करवाया था, पहला वातावरण कौन सा था, जब इसका मुख खुला हुआ था और बाहर से हवा अंदर प्रवेश कर सकती थी, केवल उसी समय पर मांस के टुकड़ों के ऊपर सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति देखी गई। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो बाहरी वायु प्रवेश कर रही है अंदर की तरफ, उस बाहरी वायु में कुछ ऐसे तत्व है, कुछ लाइव एलिमेंट्स है, कुछ जीवित तत्व ऐसे पाए जा रहे हैं जो कि अंदर जाकर मांस के टुकड़ों के ऊपर क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने ढक्कन को बंद कर दिया तो वो जो बाहरी हवा प्रवेश कर रही थी वो प्रवेश नहीं कर पा रही थी, और बाहरी हवा एयर के साथ में जो सूक्ष्म जीव भी प्रवेश कर रहे थे अंदर की तरफ, वो भी प्रवेश नहीं कर पाते। इस कारण इस बीकर के अंदर रखे हुए मांस के टुकड़े के ऊपर किसी भी तरह की जीव की उत्पत्ति को नहीं देखा गया, ठीक है। तो इस तरह से लुईस पास्चर ने अपने थ्योरी दी थी और इन्होंने बताया था कि जो स्वतः जनन सिद्धांत वो क्या है, गलत है। प्रकृति के अंदर किसी भी जीव की उत्पत्ति स्वतः या अपने आप नहीं होती, या फिर निर्जीव पदार्थों से भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जीवन की उत्पत्ति के लिए जीवित पदार्थ की ही आवश्यकता होती है। कोई सजीव ही सजीव की उत्पत्ति कर सकता है, निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति होना संभव होती तो जो साइंटिस्ट है इन्होंने जब इस ढक्कन को बंद कर दिया तो उस समय पर भी इस मांस के टुकड़े के ऊपर सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति होना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे समझ में आता है, ये सिद्ध कर देता है सिद्धांत कि सजीवों की उत्पत्ति के लिए किसी जीवित पदार्थ की होना आवश्यकता होती है, ठीक है। निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरह से इन्होंने क्या करा था, अपना सिद्धांत दिया था और इन्होंने स्वतः जनन सिद्धांत का खंडन किया था, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो था उसका इन्होंने क्या करा था, खंडन करा था, ठीक है। ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए थे। विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने प्रयोग करे थे सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में, और सूक्ष्म जीव विज्ञान को विकसित किया। और इस तरह से उन्होंने बताया था कि जो विभिन्न प्रकार की डिजीज होती है, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनको भी उत्पन्न किया जाता है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे लड़ने के लिए या उनसे बचने के लिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है उनको भी वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, और एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने एंटीबायोटिक्स को या प्रतिजैविक पदार्थों को इन्होंने खोजा, ठीक है। जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया होता है उनकी संरचनात्मक स्टडी की जाती है, किस तरह की उनकी संरचना होती है और किस तरह से वो प्रजनन करते हैं, जीवाणुओं के अंदर किस तरह से गुणन की क्रियाविधि होती है, रेप्लिकेशन को किस तरह से करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, सेक्सुअल या फिर नॉन सेक्सुअल, ठीक है, लैंगिक या अलैंगिक जनन पाया जाता है। उनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की संरचना किस तरह की होती है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, किस तरह का है। जीवाणुओं को उनकी कोशिका भित्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में बांटा जाता है। ये जो वर्गीकरण है जीवाणुओं का, ये भी तभी संभव हो पाया है जब सूक्ष्म जीव विज्ञान का विकास हो पाया है, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि कौन सा जीवाणु पॉजिटिव है और कौन सा जीवाणु ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि इन दोनों ही जीवाणु, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों ही प्रकार के जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है उनमें अंतर होता है, दोनों का कंपोजिशन क्या होता है, दोनों का संगठन डिफरेंट होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बात हुई, ठीक है। अब जो ये सूक्ष्म जीवाणु है
जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कुछ अलग अलग प्रकार के डिजीज रोग उत्पन्न किए जाते हैं और उन रोगों से बचने के लिए किस प्रकार के एंटीबायोटिक्स होती है, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहला टीकाकरण किया था, इसलिए इन्हें टीकाकरण का क्या है पितामह कहा जाता है। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर टीकाकरण के खोजकर्ता, ठीक है। टीकाकरण वैक्सीनेशन जो की जाती है उसकी सबसे पहले खोज की थी, एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहले खोज किया गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, इसलिए एडवर्ड जेनर को क्या कहता है टीकाकरण के खोजकर्ता इनको कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो चेचक रोग था उसके लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, उसके लिए टीका इन्होंने सबसे पहले तैयार किया था चेचक के लिए, इसलिए एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का खोजकर्ता कहा जाता है। तो जो टीकाकरण है ये सारे प्रयोग जो जितने भी कार्य हैं वो सारे आते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। ये जितने भी वैज्ञानिक हैं इन सभी ने अपने अपने प्रयोग करे थे, अपने अपने कार्य करे हैं और सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों से बहुत ज्यादा विकसित हो पाया है सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्षेत्र, ठीक है। एडवर्ड जेनर है टीकाकरण के खोजकर्ता, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो माइक्रोबायोलॉजी है सूक्ष्म जीव विज्ञान उसके बारे में बात की है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान के ऊपर। आज की क्लास में नॉर्मल बातें की हैं, इस पेपर के अंदर हम सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है उस सूक्ष्म जीव विज्ञान में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया की जो कंपोजिशन है, जो सेल स्ट्रक्चर है, ये क्या है प्रोकैरियोट्स है। जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है वो प्रोकैरियोटिक है। दो तरह के जीव होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जिन कोशिकाओं के अंदर, जिन जीवों की कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है वो तो यूकैरियोट होता है। जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली से आबद्ध नहीं होता, ठीक है, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट एनिमल्स। तो जो बैक्टीरिया होता है उनके अंदर केंद्रक क्या होता है, केंद्रक झिल्ली से आबद्ध नहीं होता, तो ये क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जो कैरियोट्स होते हैं और सूक्ष्म होते हैं, इनको देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है, ठीक है। बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, इनकी जो सेल है कंपोजिशन किस तरह का है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स कोशिकाओं इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। किस तरह से ये डिजीज उत्पन्न करते हैं, किस तरह के रोग उत्पन्न करते हैं जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर, ठीक है। उन सबको हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इस सब के बारे में। आगे क्लास में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।